नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आज उच्च न्यायालय की नियुक्ति। संविधान में क्या प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान है, न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं हैं, शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल कितने साल का होता है, राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में विशेष तथ्य डिस्कस करने वाले हैं, उच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्राधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं उच्च न्यायालय के प्रमुख प्रावधान के बारे में। तो ये उच्च न्यायालय पर डिटेल से हमने आज वीडियो बनाया है। उच्च न्यायालय पे अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है आपको। और संविधान के उच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं आज, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान किया गया है। अब क्या प्रावधान किया गया है तो देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन विधिक द्वारा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या दो से अधिक राज्यों और या किसी भी संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, संविधान के अनुच्छेद 214 कहता है कि कोई से भी प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन बाद में संविधान संशोधन जो हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956, इसमें ये बात का प्रस्ताव रखा गया, ये बात बताई गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी या 2 या 2 से अधिक संघ क्षेत्रों के भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ पर है? 214 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। बात समझ में आ गई होगी। 214 में 214 अनुच्छेद में संविधान के उच्च न्यायालय का प्रावधान है। और इसमें 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। तो इसके आधार पर हमने 9 संघ शासित क्षेत्रों में केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर, कौन कौन से? दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ही ऐसे संघ राज्य हैं जिनमें अपना उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो संघ शासित क्षेत्र हैं 9, उनमें से दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ही क्या है? अपना उच्च न्यायालय है। बाकी तो क्या है? दूसरे उच्च न्यायालय में उनकी पीठ लगती है, दूसरे उच्च न्यायालय में उनके सुनवाई की जाती है, ठीक है। तो इस समय भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 1 जनवरी 2019 को 25वां उच्च न्यायालय अमरावती आंध्र प्रदेश में चालू किया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बात क्या है कि 7 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ही केवल क्या है? केवल जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश है दोनों, इनमें ही केवल उच्च न्यायालय हैं। बाकी के जो 7 केंद्र शासित प्रदेशों में उनमें अपना उच्च न्यायालय नहीं है, उनके उच्च न्यायालय नहीं होकर दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई की जाती है, ठीक है। और भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालय हैं 25 उच्च न्यायालय हैं। और इनमें से 1 जनवरी 2019 को 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया। कहाँ पर? अमरावती आंध्र प्रदेश में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बात करते हैं गठन। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश होगा और ऐसे ही अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है, ठीक है। और जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। क्वेश्चन आ जाए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या भी भिन्न भिन्न हो सकती है। जरूरी नहीं कि उच्च न्यायालय के सभी न्यायालयों की जो संख्या हो, न्यायाधीशों की संख्या वो अलग एक जैसी हो, बिल्कुल अलग अलग भी हो सकती है। किसी में 30 है तो किसी में 25 है, किसी में 2 हो सकती है, ठीक है। तो क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर रखा है कि इतने उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या हो सकती है। तो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में भिन्न भिन्न न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आगे न्यायाधीशों की नियुक्ति बात करते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 216 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश
और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति क्या करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए उनको राज्यपाल से परामर्श लेना पड़ता है और मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना पड़ता है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद वो राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और कौन से अनुच्छेद में, 216 अनुच्छेद में। ठीक है, बात करते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अब न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या है, तो न्यायाधीशों की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 217 में है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में, 217। इसके अनुसार क्या योग्यताएं होनी चाहिए, पहली तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, भारत में जो भी न्यायिक कार्य कर रहा है उसके लिए उसको 10 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, वह उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, अधिवक्ता रहा हो। तो ये 2 योग्यताएं अगर पूरी करता है तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य है। ठीक है, पहली बात भारत का नागरिक हो और दूसरा न्यायिक कार्य में लगातार 10 साल का अनुभव हो या 10 साल तक उन्होंने उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। ठीक है, अब शपथ कौन दिलाता है, बात करते हैं। संविधान में शपथ का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो भारत में जो संविधान में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो शपथ का प्रावधान है वो अनुच्छेद 219 में है। 219 के अनुसार प्रत्येक न्यायाधीश को पद संभालने से पूर्व राज्य के राज्यपाल या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, तो पहली बात तो इनको शपथ दिलाता है राज्यपाल। अगर राज्यपाल उपस्थित ना हो तो उनके द्वारा जो भी नियुक्त किया गया व्यक्ति है भाई ये शपथ दिलाएगा, तो वो शपथ दिलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है, तो 219 के अंतर्गत। ठीक है, शपथ किसके सामने लेना पड़ता है, तो राज्यपाल के समक्ष। ठीक है, याद रखना है। कार्यकाल कितना होता है, बात करते हैं। तो कार्यकाल के संबंध में बात करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। सेवानिवृत्त की आयु से पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर भी वो सेवानिवृत्त हो सकता है। ठीक है, और या फिर वह 62 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, बात करते हैं उनको पद से कहाँ कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा सिद्ध साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के विशेष बहुमत की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ऐसा हो जाए, मान लो कि भ्रष्टाचार से पीड़ित यानी अक्षमता, जैसे मान लो कार्य करने में अक्षम हो, ठीक है, तब भी उसको पद से हटाया जा सकता है, या फिर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, हटाने के लिए सबसे पहले बहुमत पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए। ठीक है, संसद में विशेष बहुमत से पारित होगा प्रस्ताव, तभी राष्ट्रपति उसे न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं वेतन। तो वेतन कितना होता है, वेतन के बारे में बात करते हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2,25,000 रुपये। ठीक है, 2.25 लाख यानी कि 2,50,000 तो मुख्य न्यायाधीश का और 2,25,000 अन्य न्यायाधीशों का होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, प्रति माह वेतन होता है। ठीक है, और इस वेतन को कहाँ से दिया जाता है, तो राज्य की संचित निधि से वेतन को भारित किया जाता है। जबकि जो पेंशन दी जाती है इनको, वो पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जो वेतन दिया जाता है वो तो राज्य की संचित निधि से दिया जा सकता है, और जो पेंशन दी जाती है वो भारत की संचित निधि से भारित की जाती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं उच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार कौन कौन से, भारत के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते हैं। रीट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 में है ना लिखा है कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने
पर उनकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में निम्नलिखित 5 रीटें जारी की जा सकती है। कौन कौन सी? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या अधिकार प्रसार। ठीक है, तो ये 5 रीटें जारी की जा सकती है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्र अधिकार में पहला जो क्षेत्र अधिकार है वो रीट क्षेत्राधिकार, रीट जारी किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद में है? 226 अनुच्छेद में है। नागरिकों के मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो उच्च न्यायालय के द्वारा ये 5 प्रकार की रीटें जारी की जा सकती हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, अधिकार प्रसार। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है। सेकंड क्षेत्र अधिकार है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। ठीक है, तो अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण करता है। मतलब जो भी उस राज्य में न्यायालय है, जिलेवार, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन पर क्या करता है? कंट्रोल बनाए रखता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 227 अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं अभिलेख का न्यायालय। ठीक है ना, अभिलेख का न्यायालय अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के रूप में इस न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। न्यायालय की अवमानना करने पर उसे उच्च न्यायालय के पास दंडित करने का भी अधिकार होता है। ठीक है, तो ये जो भी प्रस्ताव, कहने का मतलब सीधा सा तौर पर यह हुआ कि जो जिस न्यायालय में फैसला सुनाया गया किसी भी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, तो उस पर अभिलेखित कर दिया जाता है, उसको लिख दिया जाता है और उसकी अवहेलना करने पर, उसे की अवमानना करने पर उच्च न्यायालय उसे दंडित भी कर सकता है। ठीक है, लास्ट ये है फोर्थ जो कि इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछा जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। यद्यपि न्यायिक समीक्षा पदांश का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के उपबंध स्पष्ट किए गए हैं। अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्य अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है, जो भी कार्य होंगे सभी अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के आधार पर अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का भी या स्थानीय भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि 348 में लिखा है कि जो कार्यवाही होगी न्यायालय की वो सभी अंग्रेजी में होगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो हिंदी में भी की जाए तो फिर क्या आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अनुमति के द्वारा उसे अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का या अन्य क्षेत्रीय भाषा के आधार पर भी किया जा सकता है। और आज बात करने वाले हैं फिर लास्ट राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में स्पष्ट करते हैं स्थापना कब हुई। ठीक है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत 29 अगस्त 1949 जोधपुर में की गई है। ठीक है, और इसकी एक पीठ कहाँ पर है? इसकी पीठ जयपुर में भी स्थित है, जिसकी स्थापित किया गया था 1977 में। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो कब हुई है? 29 अगस्त 1949 को स्थापना हुई है उच्च न्यायालय की। कहाँ पर हुई है? जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में। लेकिन इसकी एक खंडपीठ जयपुर में भी है। आप परीक्षा में आ जाएं कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है तो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? तो जयपुर में आपको आंसर लगाना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 50 की गई है। ठीक है, मतलब राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50 है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50 है। ठीक है, और राजस्थान में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। कमलकांत वर्मा थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान में प्रथम लोक अदालत कोठा स्थापित किया गया है, जबकि भारत में प्रथम लोक अदालत गुजरात में स्थापित है। ठीक है,
ठीक है। तो राजस्थान में प्रथम लोक अदालत कौन सी है? राजस्थान की प्रथम लोक अदालत है कोटा में, ठीक है। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत कहाँ पर है? कोटा में है। भारत की पूछी जाए प्रथम लोक अदालत कहाँ पर है? गुजरात में है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में स्थायी लोक अदालत की स्थापना उदयपुर में की गई है। कहाँ पर की गई है? उदयपुर में की गई है राजस्थान स्थायी लोक अदालत की। राजस्थान की प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर में इसका आंसर हो जाएगा सीधा सा, ठीक है। आज का अंतिम पॉइंट कि राज्य की प्रथम महिला विधि विश्वविद्यालय जयपुर में है। ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। और अंतिम पॉइंट है, राज्य के विधि विश्वविद्यालय के कुलपति राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्य के विधिक विश्वविद्यालय का क्या होता है, तो जो क्या होता है? कुलाधिपति कहलाता है, ठीक है। तो आज का सेशन आपको यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है, क्योंकि आज हमने जो भी डिस्कस किया है उच्च न्यायालय में सभी पॉइंट को अपने डिस्कस कर चुके हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा नहीं जाता है। इस उच्च न्यायालय से अगर क्वेश्चन आया तो इसी चैप्टर इसी वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। विश्वास करें, बिल्कुल इसी वीडियो के अंतर्गत आपको, अगर आप इसको नोट डाउन कर लें, एक नोट्स बना लें, तो बिल्कुल आपको सटीक आंसर इसी सेशन में आपको मिल जाएगा। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।